नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। किसान दिवस के मौके पर सीएम योगी ने किसानों को कृषि कानूनों के फायदे में तमाम बातें बताई हैं। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कहा कि हमारी सरकार उनके सम्मान में किसानों का सम्मान करती है। किसान भाइयों की मेहनत से 21 से 22% तक अन्न उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाई जाती है। सीएम योगी ने कहा कि आज अधिकतर किसान प्रदेश में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके प्रगति कर रहे हैं। आज हमने प्रदेश के किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी दी। पहले की सरकारों की प्राथमिकता में किसान न थे। हमने कृषि के नए अनुसंधानों को बढ़ावा दिया। हमारे पास 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। मुझे प्रसन्नता है कि चौधरी साहब की जयंती के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार अपने प्रगतिशील किसानों का यहां पर सम्मान करती है। किसानों के हितों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हमारी वो प्रतिबद्धता हर एक अवसर पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास देश की आबादी का लगभग 16.5% की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाइयों की मेहनत से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में 21 से 22% का योगदान देता है। ये बगैर परिश्रम और पुरुषार्थ के संभव नहीं। और इसमें सर्वाधिक बड़ी भूमिका होती है हमारे उन किसान भाइयों का जो नई तकनीक का उपयोग करते हुए खेती की लागत को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैंने देखा है एक हेक्टेयर खेती में 100 कुंटल से अधिक धान उत्पन्न करना, 95 से 100 कुंटल के बीच में गेहूं का उत्पादन करना, प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 कुंटल गन्ने का उत्पादन करना, यह अपने आप में लोगों के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे प्रगतिशील किसानों ने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से करके दिखाया है। आज तो कृषि क्षेत्र में कितना परिवर्तन हो रहा है। मुझे याद है जब 2017 में प्रदेश के अंदर सरकार बनी, भारत सरकार प्रदेश को 20 कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती थी। पिछली सरकारों ने लिया ही नहीं। आज मैं कृषि मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र लिए और 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र आज धरती पर किसानों को तकनीक का ज्ञान उपलब्ध कराने की एक निर्णायक भूमिका के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ना और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से दुनिया के अंदर के अन्य उन देशों में जहां कहीं भी खेती किसानी के लिए कुछ भी नया हुआ है, कुछ भी नया अनुसंधान हुआ है, नया शोध हुआ है, उसको हम धरती पर, उत्तर प्रदेश की इस धरती पर उतारने का कार्य करेंगे। इस संकल्प के साथ आज हमारे कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती,
उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। ये कैसी राजनीति कि किसान के हित के लिए किए जा रहे प्रयास, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट खेती का हो, मंडियों का हो, एमएसपी का हो, किसान के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर किसानों के हित के लिए समर्पित भाव के साथ कोई कार्य कर रही है, और आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों के हितों के लिए इतनी योजनाएं दी, तो वह केंद्र की मोदी सरकार है। और मोदी सरकार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, और इसलिए उनके द्वारा तमाम प्रकार के दुष्प्रचार करने के प्रयास हो रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी किसान भाइयों बहनों से इस बारे में कहना चाहता हूं। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में मिल सकते हैं, या बाराबंकी से अच्छा दाम उसे दिल्ली की मंडी में मिल सकते हैं, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को बाराबंकी या दिल्ली के अंदर, देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर संत कबीर नगर के विकास भवन परिसर में किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि जनपद के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल और उद्यान मंत्री श्रीराम चौहान ने शिरकत की। कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल भी मौजूद रहीं, जहां उन्होंने प्रदर्शनी देखकर खुशी जाहिर की है। इस दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया गया। किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज संत कबीर नगर के जिला में उन किसानों का सम्मान किया गया जिन किसानों ने अच्छा पैदावार किया, जो नई पैदावार किए, जिन समूह ने अच्छा काम किया है, इन सब का सम्मान किया गया, मोटिवेट किया गया है और भी अच्छे काम करें। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर जहां यूपी में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया, वहीं बलिया में कृषि कानून को लेकर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सरकार पर हमला बोला है और कहा कि किसान आंदोलन देश का अंदरूनी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों से किसान आंदोलन को मदद नहीं मांगी गई थी, लेकिन फिर भी समर्थन मिल रहा है, बल्कि किसानों की विचारधारा से जुड़े देश लगातार समर्थन कर रहे हैं। चीन में सबसे बड़ा किसान मोर्चा निकला, लिहाजा पाकिस्तान और चीन भी समर्थन करता है तो धन्यवाद का पात्र होगा। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, कोई भी लड़ाई की देश में होती है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है। जो उस विचारधारा के लोग होते हैं वो आंदोलन के पक्ष में होते हैं। किसानों ने नहीं मदद मांगी, आप गलत कह रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने स्वयं इसमें हस्तक्षेप किया और आंदोलनकारी किसी से मदद नहीं मांग रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के अधिकांश देशों में किसान सड़कों पर है। लेकिन ये तो सबको पता है कि कनाडा में खालिस्तान के बहुत बड़े समर्थक वहाँ मौजूद हैं, जो कि हमेशा खालिस्तान को लेकर जो है आप भाषा बोल रहे हैं भाजपा जी। खालिस्तान से पाकिस्तान से भारतीय जनता पार्टी इसको जोड़ रही है, जबकि शुद्ध किसान खालिस्तानी है तो क्यों यहाँ पकड़ ले रहे हैं? कौन रोका है आप? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से जारी है, जिसको लेकर सीएम योगी लगातार गंभीर भी हैं और अधिकारियों से राम मंदिर की कार्यों की जानकारी लगातार लेते रहते हैं और खुद मौके पर पहुंचकर जायजा भी करते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों का सहयोग भी आना शुरू हो चुका है और देश विदेश से चंदा इकट्ठा होने लगा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल हो चुका है। सीएम योगी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अपने खाते से 11 लाख रुपए दिए हैं। इसमें पहले शिवसेना ने भी 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया है।
देखिए, राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है और राम मंदिर के निर्माण के लिए हम सब कटिबद्ध हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास करके राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो धनराशि दी है, निश्चित रूप से योगी जी का विशेष लगाव है राम मंदिर के प्रति। योगी जी का ही नहीं, उनके गुरुजी ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने राम मंदिर आंदोलन को चलाया था और उस आंदोलन को चलाया था, उस आंदोलन की नींव के ईंट थे और उन्होंने आंदोलन चला के देश भर में राम मंदिर को मुक्त कराया था। और आज राम मंदिर अगर निर्माण के रास्ते पर है तो ये योगी जी का सपना साकार हो रहा है, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी का सपना साकार हो रहा है और हर देश का नागरिक ये चाहता है कि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बने। उसके लिए कहीं से भी कोई भी कमी नहीं होगी, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों का आंकड़ा घटता जा रहा है, वहीं रिकवरी रेट बढ़ रही है। कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, परंतु आवश्यकता है सावधानी बरतने की। सब लोग सावधानी बरतेंगे तो इस संक्रमण से हम सब लोग बच पाएंगे। और विशेषकर ऐसे में जबकि कुछ विदेशों में कुछ इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि नए प्रकार का कोई संक्रमण आया, तो हम सबको मास्क लगाना, हाथ धोते रहना और भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बचना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ये बहुत आवश्यक है। विदेशों से जो यात्रा करके आ रहे हैं उनके बारे में भी एक प्रोटोकॉल निर्धारित हुआ है कि जो 9 दिसंबर के बाद जो भी सज्जन आए हैं, विशेषकर इंग्लैंड या आसपास यूरोपियन देशों से, सबका जो है वो RT-PCR टेस्ट कराया जाए और ये सावधानियां बरती जाएं कि इस प्रकार से जो भी आए हैं विदेशों से इस दौरान, उनके बारे में सूचना भी दी जाए ताकि उनका भी टेस्ट करा लिया जाए। प्रदेश में संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों में कमी आ रही है, लेकिन आवश्यकता मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सब लोग मास्क पहने, सावधानियां रखें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ के क्षेत्रों से बचें। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां पूर्णतः संचालित हैं और प्रदेश में मिशन रोजगार के अंतर्गत युवा उद्यमियों के लिए और युवाओं के लिए रोजगार के नए संसाधन जुटाने के लिए सरकार प्रक्रिया में है और इसमें युवा उद्यमियों के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। मिशन रोजगार में सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार तथा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से भी स्वरोजगार सृजित करने के बारे में प्रदेश सरकार एक कार्य योजना पर काम कर रही है। उसके अंतर्गत विभिन्न बैंकों से समन्वय करके लगभग 6,80,000 नई MSME इकाइयों को 20,770 करोड़ रुपए के ऋण इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में वितरित हो चुके हैं। इसी तरह से जो पूर्व में MSMEs कार्य कर रही थी, उनमें आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,37,000 इकाइयों को 11,100 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन के पश्चात से लेकर अब तक लगभग 11,20,000 से अधिक इकाइयों को 31,800 करोड़ रुपए के ऋण प्रदेश में वितरित हुए हैं। इन्हीं इकाइयों में इतना ऋण उपलब्ध कराने से और इकाइयों के चलने से लगभग 27 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में जहां पर रिक्तियां हैं, उन्हें वो निर्देशित किया गया है कि वह अपनी रिक्तियों को भरने का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं तथा ये लगभग 4 लाख के आसपास जो नौकरियां हैं वो सरकार द्वारा दी गई हैं और दी जा रही हैं और इसे और आगे अगले वर्ष के लिए बढ़ाने की कार्य योजना है, जिसमें कि आयोगों, परिषदों, निगमों, सरकारी विभागों सबको निर्देशित किया गया है कि जो भी उनकी रिक्ति हैं उन्हें तत्काल वो अधिसूचित करें और उसकी प्रक्रिया बनाकर उसमें भर्ती की प्रक्रिया करें। इसी के साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से
विभिन्न कार्यक्रमों का एक कोऑर्डिनेशन करके मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवासी मजदूरों के संबंध में बने आयोग तथा उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के संबंध में एक समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1233 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 16,378 है। इनमें से 7,215 होम आइसोलेशन में हैं और 1,774 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस सरकारी L1, L2, L3 की व्यवस्था में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रारंभ से अब तक जो लोग संक्रमित हुए, इनमें से 5,53,019 संक्रमण विहीन होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस समय प्रदेश की रिकवरी का प्रतिशत जहां तक कोविड का संबंध है बढ़कर के 95.74 अब तक कुल मिलाकर 2,28,32,382 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो टेस्ट किए जा रहे हैं अपने प्रदेश में, उसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 40% से अधिक टेस्ट RT-PCR के अवश्य ही हों। ई-संजीवनी पोर्टल का प्रदेशवासी अब निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं। कल भी 4,572 लोगों ने ई-संजीवनी पोर्टल का उपयोग किया और घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त की। ई-संजीवनी के पोर्टल पर आप अपने स्मार्टफोन से या अपने कंप्यूटर से जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो, आप डॉक्टरों से घर बैठे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपनी समस्या बताते हैं और वो आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपसे जांच पड़ताल करके, जानकारी करके आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं और घर बैठे आप चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर लेते हैं। तो ये समझदारी की बात है कि जब तक आवश्यक न हो हम घर से न निकलें, और उसी क्रम में जो टेक्नोलॉजी से हमें सहूलियत मिलती है उसका लाभ देने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है और आप लोगों को ये चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी से जो सुविधाएं मिल सकती हैं घर बैठे, उसका उपयोग अधिकाधिक करें। दूसरी एक टेक्नोलॉजी से जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वो ये है कि अगर आप मान लीजिए आप में कोई लक्षण आए, आपको खांसी हुई या बुखार हो रहा है या आपकी सांस फूल रही है, आपको संदेह हुआ कि कहीं कोविड तो नहीं और आपने अपनी जांच कराने की सोची, तो आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो ये कि आप जो हमारी अधिकांश जो जांचें होती हैं, जो हम आपको बताते हैं रोज़, अधिकांश जांचें निःशुल्क होती हैं। तो एक तो ये कि आप पता करें कि कहाँ सरकारी सुविधा है जहाँ का हम जाकर हम अपनी जांच निःशुल्क करा सकते हैं। उसके लिए आप एक हमारा ऐप है मेरा कोविड केंद्र, वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फ़ोन पर डाउनलोड करिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि जहाँ भी आप रहते हैं आपके आसपास में कौन सा ऐसा केंद्र है जहाँ आप निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। वहाँ जाकर के अपना आप सैंपल दे सकते हैं, अपनी जांच करवा सकते हैं। तो वहीं लखनऊ डीएम और एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के 23 योजनाओं में रिक्त पड़े 4,134 फ्लैटों को बेचने के लिए एलडीए स्टाफ को गुरुमंत्र दिया गया और उनसे सुझाव मांगा गया कि कैसे रिक्त पड़े फ्लैटों की बिक्री की जा सकती है। इसी को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता प्रणवीर पांडे ने अभिषेक प्रकाश से खास बातचीत की। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें उपाध्यक्ष जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश
जी यहाँ पर मौजूद है और सभी अभियंता यहाँ पर मौजूद है, शासी अभियंता मौजूद है, चीफ इंजीनियर मौजूद हैं और सबको एक सुझाव दिया गया है, तरीका बताया गया है। बात करेंगे जिला प्रशासन जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश जी से। सर, किस प्रकार का आज यहाँ पर सुझाव दिया गया है, चूंकि फ्लैट्स जो बिक नहीं रहे थे उस बारे में आज यहाँ पर एक कार्यशाला का जो आयोजन किया गया था? देखिए, विगत कई सारे वर्षों में एलडीए के कई सारी हमारी ऐसी संपत्तियां थी, विशेष रूप से फ्लैट्स लगभग 4200 की संख्या में, जो कि जिसका लाभ सीधे अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। ये हमारे सारे फ्लैट्स पूर्ण हैं, गुणवत्तापूर्वक इसको बनाया गया और यहाँ पे सारी सुविधाएं को पुनः मुहैया कराने के लिए भी हमने सारी कवायदें कर ली हैं। तो प्रत्येक हमारे जो जेई हैं उनको 25 फ्लैट का एक कार्यकारी लक्ष्य, एईस को 35 का और एक्सीएंस को हमारे 50 फ्लैट्स का कार्यकारी लक्ष्य दिया गया है। इन संपत्तियों का लाभ सीधा जनता तक पहुंचाने के लिए इन 23 लोकेशंस ऐसे हैं जिसको एलडीए की वेबसाइट पे भी डाला जाएगा। पहला वीक स्पेड वर्क और हर एक इस लोकेशन पर वहां का साइट ऑफिस भी बनेगा, ताकि कोई भी अगर व्यक्ति उस फ्लैट को लेना चाहे तो उसको एलडीए ऑफिस आने की जरूरत भी नहीं है। उस साइट ऑफिस पे ही बुकिंग काउंटर रहेगा, वहां पे वो देख सकेंगे और वहीं पे हर एक बैंक के माध्यम से हम वहां लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। तो इन सब चीजों के साथ जनता के जो भी व्यक्ति यहाँ पे रिहायश लेना चाह रहे हैं, फ्लैट्स लेना चाह रहे हैं, एलडीए के जो गुणवत्तापूर्वक मानकों के अनुरूप बने हुए फ्लैट्स हैं उसको खरीद सकेंगे। सर, कई आपके ऐसे फ्लैट्स हैं जहां पर चारों तरफ अतिक्रमण है लगातार, चाहे पार्कों में अतिक्रमण हो चाहे सड़क पे हो, निकलने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, लोगों को जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। कई काउंटर्स पे उनको दौड़ना पड़ रहा था, कई जगह वो लोग जा रहे थे और सही तरीके से कभी जब देखना चाहते थे तो चाबी वहां पर अवेलेबल नहीं होती थी, एलडीए आना पड़ता था, कई समस्या। इस बारे में आपने किस तरह से प्लान किया है? देखिए, डिसेंट्रलाइज व्यवस्था बनाई गई इसी के लिए। वहां पर साइट पे हमेशा व्यक्ति उपलब्ध रहेंगे। वहां पे अगर कोई अतिक्रमण है, अतिक्रमण ही नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था अगर सुनिश्चित नहीं है उसको भी लिया जाएगा, रोड्स अगर ठीक नहीं है उसको भी सही किया जाएगा और सुरक्षा की व्यवस्था भी अलग वहां पे दी जाएगी, ताकि सुरक्षित, स्वच्छ, सुंदर वातावरण में लोग अपने फ्लैट्स में रह सकें। निश्चित तौर पर आज की जो कार्यशाला थी वो लखनऊ विकास प्राधिकरण की निगाहों से कहें और चाहे सरकार की दृष्टिकोण से देखें तो जो ये फ्लैट्स नहीं बिक रहे थे उसके तहत एक प्लान किया गया है। जो अभियंता हैं उनको 25 फ्लैट्स और जो सहायक अभियंता हैं उनको 35 फ्लैट्स, एक्सीएन को लगभग 45 फ्लैट का एक टारगेट दिया गया है। जब वो अपने टारगेट को अचीव कर जाएंगे तो उनको सम्मानित किया जाएगा। उनके जो मंथली जो उनके परिवार हैं उनको बुला करके लखनऊ विकास प्राधिकरण सम्मानित किया जाएगा और जो सम्मान प्राइवेट कंपनियां देती हैं अपने एम्प्लॉइयों को, अब वो लखनऊ विकास प्राधिकरण में कवायद शुरू हो गई है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा इनाम पाएंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, प्राइम न्यूज, लखनऊ। शामली पुलिस ने घोड़ी पर बैठकर फायरिंग करने वाले दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का एसपी ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद पुलिस फायरिंग बाज दूल्हे की तलाश में जुट गई थी। इसके बाद पुलिस बाबरी थाना क्षेत्र के गोगवन जलालपुर के रहने वाले आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद हुई है। तो घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे ने फायरिंग की थी और उसके बाद से लगातार इसकी तलाश थी। वहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के पास से कई मोबाइल, लैपटॉप और एलसीडी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश लंबे समय से आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे थे। किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानून को समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी की अयोध्या इकाई ने आज अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि सांसद के आवास के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और एक दिन पहले ही जिले के कांग्रेस नेताओं को उनके घर में रोक दिया गया था। बावजूद इसके गली गली होते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता सांसद लल्लू सिंह के घर के सामने पहुंच गए और योगी मोदी विरोध के नारे लगाते हुए ताली थाली बजाकर विरोध जताया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेजा है। ये सर किस तरह की गिरफ्तारी थी, क्या हो रहा था? ये कांग्रेस का कार्यक्रम था और उसको दृष्टिगत यहाँ पुलिस प्रबंध किया गया था। इसमें जो है कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, शांतिपूर्वक कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बुलंदशहर में शराब पार्टी में हर फिक्र को धुएं में उड़ाते पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।
वायरल वीडियो में वर्दी में सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाते दिखाई दे रहे हैं 2 पुलिसकर्मी। साथ ही टेबल पर शराब भी रखी हुई है और बताया जा रहा है कि दोनों पुलिसकर्मी पहासू थाने में तैनात हैं। सारी दुनिया दे ठाकुरी नंबरदार हमेशा चर्चाओं में रहने वाला बस्ती विकास प्राधिकरण एक बार फिर से अपनी घोर लापरवाही की वजह से सुर्खियों में है। दरअसल आज सुबह बस्ती विकास प्राधिकरण के अधिकारी फोर्स के साथ अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई करने निकले थे और गांधीनगर मार्केट में स्टेट बैंक के सामने भानुप्रकाश चौबे के मकान पर पहुंचे, जहां बीडीए के अधिकारियों ने बिना कुछ देखे एक मकान को सील कर दिया। मकान के अंदर मौजूद युवती को घर के अंदर ही सील कर वो चलते बने। वहीं काफी देर बाद लड़की दूसरे रास्ते से घर के बाहर निकल पाई। बदायूं पुलिस ने लूट करने वाले मद्रास गैंग के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूटी गई नकदी और सामान भी बरामद किया है और इन दोनों आरोपियों ने सिविल लाइन कोतवाली और उजानी कोतवाली क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर, ये जनपद में चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं महोदय के निर्देश में चोरी करने वाले गिरोह के विभिन्न संगठनों पर सक्रिय संगठनों पर कार्य किया जा रहा था, जिसके क्रम में आज 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने यहाँ पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 27/10 को एक ब्रीजा कार का शीशा तोड़कर एक घटना कारित की, जिसमें 3.5 लाख रुपए चोरी किए थे। दूसरी घटना थाना उजानी क्षेत्र की है, जो दिनांक 24/11 को घटित हुई थी, जिसमें एक छोटी लोडर गाड़ी का में कुछ काला तेल फेंककर उसमें से 1 लाख रुपए की चोरी किए थे। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।